हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल गणित गुरु। और मैं अभिषेक सिंह आज फिर हाजिर हूं अपने एक नए वीडियो के साथ। और आज के वीडियो में हम लोग लाइंस एंड एंगल्स चैप्टर को शुरू करने जा रहे हैं और इसका एक पूरा प्लेलिस्ट बनाएंगे। हर टॉपिक को पढ़ेंगे, हर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और बहुत डिटेल में पढ़ेंगे इसको। बच्चे अक्सर कहते हैं क्या सर, लाइंस एंड एंगल्स समझ में नहीं आ रहा। अरे कैसे नहीं समझ में आएगा? आपको करना क्या है, सिर्फ आज के वीडियो से लेकर के इस पूरे प्लेलिस्ट को आपको देखते जाना है। यकीन मानिए, लाइंस एंड एंगल से आपको प्यार हो जाएगा। सबसे ज्यादा मजा इसी टॉपिक को बनाने में आएगा। तो कभी भी आप इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा, डिटेल में देखिएगा और बहुत मजा आने वाला है हम लोगों को ये देखने में। तो हम लोग समय बर्बाद नहीं करते हैं, सीधे आते हैं टॉपिक पे। और इसमें जो हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे वो क्या करेंगे, सारे टर्म्स को समझेंगे। उसके बाद जो एग्जाम्स है उसको समझेंगे। उसके बाद थ्योरम सॉल्व करेंगे। उसके बाद एग्जाम्पल एक्सरसाइज। ठीक है, तो हर चीज को हम लोगों को पढ़ते जाना है, डिटेल में पढ़ना है। तो सबसे पहला टर्म जो इसमें आता है ऑब्वियसली क्या आएगा, लाइन। क्यों? क्योंकि टॉपिक का नाम ही है लाइन एंड एंगल्स। तो सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि लाइन क्या होता है। तो लाइन एक ऐसा वन डायमेंशनल फिगर है, याद रखिएगा इस चीज को, कि लाइन एक ऐसा वन डायमेंशनल फिगर है जिसको कि दोनों तरफ हम लोग इंफिनिटी तक बढ़ा सकते हैं, इधर भी और इधर भी। अगर हम लोग एक स्ट्रक्चर इस तरह से खींचे तो इधर भी इसको हम इंफिनिटी तक लेकर के जा सकते हैं और इधर भी हम लोग इसको इंफिनिटी तक लेकर के जा सकते हैं। तो ऐसे स्ट्रक्चर को हम लोग क्या कहेंगे, लाइन कहेंगे। और इसमें एक दूसरा कंडीशन क्या होता है कि इसमें कुछ थिकनेस नहीं होता है। और इसको हम लोग डिनोट कैसे करते हैं, मान लीजिए कि ये एक पॉइंट है और ये एक बी पॉइंट है, ये एक ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है। तो हम लोग ऐसे एक स्ट्रक्चर खींचे ए से बी तक। ठीक है, तो इसको हम लोग डिनोट कैसे करेंगे? इसको डिनोट करने का तरीका है, ए बी लिखेंगे, इसके ऊपर एक छोटा सा लाइन देंगे और इसके दोनों तरफ एरो लगा देंगे। तो ये नोटेशन हो गया किस चीज का, ए बी लाइन का। तो लाइन के लिए जो डिफिनेशन होता है वो आप लोग नीचे से देख करके लिख लीजिएगा। तो लाइन को हम लोग फिर से डिफाइन कर देते हैं। लाइन क्या है? लाइन एक ऐसा वन डायमेंशनल फिगर है जिसको कि दोनों तरफ से हम लोग इंफिनिटी तक खींच के लंबा कर सकते हैं या बढ़ा सकते हैं और इसमें कोई थिकनेस नहीं होता है। इसको डिनोट करने का तरीका क्या है, जिन दो पॉइंट के बीच में लाइन हम खींच रहे हैं उन दोनों पॉइंट का नाम और उसके ऊपर एक छोटा सा लाइन देंगे और लाइन के दोनों तरफ क्या करेंगे, एरो लगा देंगे। बस यही है हम लोगों का लाइन। लाइन के बाद आप लोगों को एक वर्ड मिला होगा, रे। तो हम लोग उसको बहुत अच्छे से अभी समझते हैं। अब इस फिगर में हम सिर्फ इतना पार्ट को रहने देते हैं जो एरो मारा हुआ है, ठीक है, और बाकी को हटाते हैं। अब इसको अगर हम बोले, अगर इस लाइन को हम बोले कि दो टुकड़ा में बांट दीजिए, बीच से इसको कट कर दिए, ठीक है, तो इसको क्या किए, यहां से हम लोग कट कर दिए। अब हम लोगों को क्या दिख रहा है, अब दो पार्ट दिख रहा है, एक पार्ट ये और एक पार्ट ये। तो यहां पे तो एरो नहीं है, ये एक एंड पॉइंट हो गया और इस तरफ से बढ़ते जाए। मान लीजिए कि एक ऐसा जीव है, लाइन को हम क्या कर रहे हैं कि एक ऐसा जीव है जिसको कि काटो तो भी बढ़ते रहता है, ठीक है, जिसको कि काटो और तो अपने मुंह की तरफ से बढ़ते रहेगा, ठीक है, और जहां से कट करेंगे वहां पे रुक जाएगा वो। तो यहां पे कट किए, यहां पे ये रुक गया और इधर से ये बढ़ते चला जा रहा है। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, रे कहेंगे। तो रे को अगर हम लोग डिफाइन करना चाहें तो रे को कैसे डिफाइन करेंगे, रे को हम लोग क्या कहेंगे, ये क्या है, एक लाइन था, उस लाइन का एक पार्ट है ये। तो रे क्या है, लाइन का एक ऐसा पार्ट है जिसका कि एक एंड फिक्स होता है और दूसरे एंड से वो बढ़ते रहता है। तो लाइन के इस पार्ट को हम लोग क्या कहेंगे, रे कहेंगे। समझ में आ गया? इसको किसी भी लाइन को अगर हम लोग एक जगह कट करते हैं तब हम लोगों को दो रे मिल जाता है, एक रे इधर वाला और एक रे इधर वाला। समझ में आ गया? क्या हो गया, इस रे में भी क्या है, ये एंड पॉइंट हो गया, ये इधर की तरफ बढ़ रहा है, ये भी एक रे है, ये भी एक रे है। तो रे क्या है, लाइन का एक पार्ट है जिसका एक एंड फिक्स होता है और दूसरे एंड से वो बढ़ते रहता है। अब इसका अगर हम इस पॉइंट का नाम ए दे दें और इस पॉइंट का नाम बी दे दें तो रे को डिनोट कैसे करेंगे, हम लोग क्या करेंगे, ए बी लिखेंगे, इसके ऊपर एक छोटा सा लाइन देंगे और एक तरफ एरो लगा देंगे। तो ये क्या हो गया, रे ए बी। वो था लाइन ए बी और ये हो गया रे ए बी। तो रे भी समझ गए होंगे। तो हम लोग दो टर्म समझ गए, एक लाइन और एक रे। अब आते हैं एक तीसरा टर्म पे। वो टर्म क्या है, वो टर्म है लाइन सेगमेंट। तो लाइन सेगमेंट हम लोग किसको कहेंगे, जब किसी लाइन को हम लोग दो जगह पे कट करते हैं। जब किसी लाइन को हम लोग दो जगह पे कट करते हैं, मान लीजिए कि ये लाइन था, ठीक है, ये पूरा लाइन है, इसको हम दो जगह से कट कर दिए। तो अब यहां पे क्या मिला, हम लोगों को मिल गया क्या, अब इसमें हमको ये एक पार्ट मिला, एक पार्ट ये मिला और एक पार्ट ये मिला। ये पूरा जब तक जुड़ा हुआ था वो क्या था, लाइन था। ये वाला पार्ट क्या कहलाएगा, ये रे कहलाएगा, ठीक है। ये वाला पार्ट क्या कहलाएगा, ये भी रे कहलाएगा,
ठीक है। और ये जो बीच वाला पार्ट बच गया, इसका ना इधर मुंह है और ना इधर मुंह, अब ये बढ़ नहीं सकता है। बढ़ने वाला पार्ट तो यहाँ पे और यहाँ पे है, अब ये तो बढ़ नहीं सकता है, किसी दोनों तरफ फिक्स हो गया। तो ये जो फिक्स्ड पॉइंट होता है दोनों तरफ, तो लाइन का वो पार्ट जिसका दोनों एंड फिक्स हो, लाइन का वो पार्ट जिसका दोनों एंड फिक्स हो, तो उस पार्ट को हम लोग क्या कहते हैं? लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट, इसको हम लोग क्या कहेंगे? लाइन सेगमेंट कहेंगे। और हम लोगों को इसी पार्ट का यूज ज्यादा होता है किसमें? ज्योमेट्री में। अभी जो हम लोग टॉपिक पढ़ने वाले हैं उसमें लाइन सेगमेंट का ही हम लोगों का ज्यादा यूज होने वाला है। क्यों? लाइन तो भाई बढ़ता रहेगा, उतना बड़ा हम लोगों के पास ना पेज है कॉपी का, ना उतना बड़ा बोर्ड है, ना उतना बड़ा स्क्रीन है कि हम आप लोगों को बता सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या पढ़ेंगे? लाइन सेगमेंट पे ही ज्यादा फोकस करेंगे, या फिर लाइन सेगमेंट का ही ज्यादा चर्चा होगा किस चीज में? इस टॉपिक में। तो रे, लाइन सेगमेंट और लाइन, ये तीन टर्म हम लोग बहुत अच्छे तरीके से उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, हम समझा चुके हैं, उसको फिर से एक बार बता देते हैं। एक ऐसा वन डायमेंशनल फिगर जिसका दोनों एंड इंफिनिटी तक बढ़ सकता है और उसमें कुछ थिकनेस नहीं हो, वैसे फिगर को हम लोग क्या कहते हैं? लाइन कहते हैं। रे क्या हो गया? रे लाइन का वो पार्ट हो गया जिसका एक एंड फिक्स होता है और दूसरे एंड से वो बढ़ता चला जाता है, कहां तक? इंफिनिटी तक, और इसमें भी कोई थिकनेस नहीं होता है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? रे कहते हैं। और तीसरा टर्म जो है लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट लाइन का वो पार्ट है जिसका दोनों एंड फिक्स होता है। ठीक है, और इसको हम लोग लाइन सेगमेंट को डिनोट कैसे करते हैं? मान लीजिए कि ये पॉइंट ये है और ये बी है, तो इसको हम लोग डिनोट करेंगे ए बी, और इसके ऊपर एक छोटा सा लाइन दे देंगे। ये पॉइंट क्या होगा? इसको इस तरह से लिखेंगे ए बी, और इसके ऊपर एक छोटा सा लाइन दे देंगे, तो ये हो जाएगा लाइन सेगमेंट ए बी। समझ में आ गया? तो ये तीनों टर्म हम लोगों का क्लियर हो गया है। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट टर्म पे। तो जो नेक्स्ट टर्म आता है वो टर्म कौन सा है? कोलिनियर पॉइंट्स। कोलिनियर पॉइंट्स किसको कहते हैं? ठीक है, बहुत छोटा है, आसान है, समझ लीजिएगा। तो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं कि एक पॉइंट ये ले लिए और एक पॉइंट ये ले लिए, इसका नाम दे दिए ए, इसका नाम दे दिए बी, और इन दोनों को एक लाइन से मिला दिए हम लोग। ए और बी को एक ही लाइन से मिला दिए, लाइन सेगमेंट से मिला दिए। ठीक है, उसके बाद एक तीसरा पॉइंट ले लिए सी। ये सी पॉइंट क्या इस लाइन पे लाई कर रहा है? लाई करने का मतलब क्या होता है? इस लाइन के बीच में कहीं आ रहा है ये? तो नहीं आ रहा है। क्यों? क्योंकि ये लाइन से बहुत दूर है। इसको थोड़ा और नजदीक ले जाएंगे तो भी ये इस लाइन पे नहीं आ रहा है। अगर इसी पॉइंट को हम यहाँ पे दे देते हैं तो हम लोग कह रहे हैं कि ये सी पॉइंट ए बी लाइन सेगमेंट पे लाई कर रहा है। ठीक है, तो कोलिनियर पॉइंट्स किसको कहेंगे? ए बी और सी, ये तीनों पॉइंट क्या हो गया? ये अब कोलिनियर हो गया। क्यों? क्योंकि ये तीनों एक ही स्ट्रेट लाइन पर लाई कर रहा है। तो कोलिनियर पॉइंट्स को हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि कोई भी तीन या तीन से ज्यादा पॉइंट, तीन ही क्यों बोले, दो क्यों नहीं बोले? क्योंकि कोई भी दो पॉइंट एक लाइन पे लाई करेगा। ठीक है, क्योंकि दो पॉइंट से गुजर कर ही एक लाइन या लाइन सेगमेंट बनता है। ठीक है, तो दो पॉइंट हम ना कह के हम क्या कहेंगे? तीन पॉइंट। तो कोई भी तीन या तीन से ज्यादा पॉइंट जब किसी एक ही स्ट्रेट लाइन पे या किसी लाइन सेगमेंट पर लाई करेगा, तो वैसे पॉइंट्स को हम क्या कहेंगे? कोलिनियर पॉइंट्स। समझ में आ गया? जैसे इसको एक इस तरह से भी समझ सकते हैं, एक पॉइंट, दो पॉइंट, तीन पॉइंट, चार पॉइंट, इस तरह से हम ढेर सारा पॉइंट यहाँ पे दे दिए, बहुत सारा पॉइंट दे दिए, और एक स्ट्रेट लाइन इस तरह से निकाल दिए। अब इसमें हम बोलेंगे कि कौन कौन सा पॉइंट कोलिनियर है, तो सिर्फ ये पॉइंट और ये पॉइंट कोलिनियर है, बाकी पॉइंट कोलिनियर नहीं है। क्यों? क्योंकि ये सारे पॉइंट्स इस लाइन से दूर है या इस लाइन पे लाई नहीं कर रहे हैं। तो हम क्या कहें अभी कि कोई भी तीन पॉइंट या तीन से ज्यादा पॉइंट किसी एक ही स्ट्रेट लाइन या लाइन सेगमेंट पर लाई करेगा, तो वैसे पॉइंट्स को हम क्या कहेंगे? कोलिनियर पॉइंट्स। समझ में आ गया? अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट टर्म पे। नेक्स्ट टर्म है वो है एंगल। एंगल बहुत मजेदार चीज है, इसको समझना होगा हम लोगों को बहुत अच्छे से, और डेली लाइफ में भी इसका बहुत यूज होता है एंगल का। ठीक है, तो एंगल हम लोग अच्छे से समझेंगे। एंगल क्या होता है? जैसे कि एक रे ले ली हम यहाँ पे, इसका एक एंड पॉइंट है और दूसरी तरफ से बढ़ सकता है, एक रे ले ली। ठीक है, इस रे पे हम क्या किए कि इस पेन को इस तरह से रख लिए। अभी इन दोनों रे के बीच में कुछ जगह नहीं है, जरा सा भी स्पेस नहीं बन रहा है। इस पेन को हम धीरे से ऊपर की तरफ उठाए, अब इन दोनों के बीच में गैप आना शुरू हो गया। ठीक है, पहले इस पे कोई भी गैप नहीं था, अब इन दोनों के बीच में गैप आना शुरू हो गया। ठीक है, अब इसको धीरे धीरे हम लोग ऊपर की तरफ उठाते जा रहे हैं, तो ये गैप बढ़ता चला जा रहा है। जैसे जैसे इसको ऊपर की तरफ उठा रहे हैं, इसका गैप बढ़ता चला जा रहा है। तो ये जो गैप बन रहा है, ये वाला गैप, इसी गैप को हम लोग क्या कहते हैं? एंगल। मान लीजिए कि इस पेन को हम लोग यहां से उठा के यहां तक ले आए, इस तरह से एक दूसरा रे। ठीक है, तो ये जो गैप बना, ये छोटा सा जो गैप बना, इस गैप को कहते हैं हम लोग एंगल। इसको हम लोग क्या कहते हैं? एंगल कहते हैं। समझ में आ गया एंगल का डेफिनेशन?
तो एंगल को हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं? एंगल को डिफाइन करने का सबसे आसान जो भाषा है या जिस तरीके से हम बोल सकते हैं कि जब किसी एक ही पॉइंट से दो रे ओरिजिनेट होता है, एक रे इधर हो गया और दूसरा रे किधर भी हो जाए, तो इन दोनों रे के बीच में जो जगह बनता है, जो गैप बनता है, इस गैप को हम लोग क्या कहते हैं? एंगल। इसको हम लोग क्या कहते हैं? एंगल। समझ में आ गया एंगल को डिफाइन करने का तरीका कि एंगल क्या है? एंगल सारा डिफिनेशन आपको नीचे मिलेगा, जो जो हम बोलते जा रहे हैं वो सारे टर्म का डिफिनेशन नीचे में आपको मिलेगा। आप वीडियो को पॉज करके उसको आप नोट डाउन कर सकते हैं। तो एंगल को हम समझा कैसे रहे हैं कि कोई भी एक रे रहे और रे से उस रे को हम लोग इस तरह ऊपर की तरफ उठाते जा रहे हैं, तो इन दोनों रे के बीच में जो गैप बनता है, इस गैप को हम लोग एक नाम दिए, क्या? एंगल। समझ में आ गया? अब एंगल में भी बहुत तरह का वैरायटी है। इसमें भी एक्यूट एंगल आता है, राइट एंगल ट्रायंगल आता है, उसके बाद ऑब्ट्यूज एंगल आता है, उसके बाद स्ट्रेट एंगल आता है, स्ट्रेट एंगल के बाद फिर आपका रिफ्लेक्स एंगल आता है, उसके बाद कंप्लीट एंगल आता है। ठीक है, सारा चीज अभी हम लोग समझेंगे, एक एक चीज को हम लोग समझेंगे। तो हम लोग सबसे पहले शुरू करते हैं एक्यूट एंगल से। ठीक है, एक्यूट एंगल को समझने के लिए क्या करना है कि एक रे ले लिए इस तरह से, ठीक है, कोई भी ए बी, या ए बी ना लेकर के हम लेते हैं, यहां पे कर देते हैं ओ और यहां पे कर देते हैं ए। ओ ए एक रे ले लिए है, ठीक है, और उसी तरह से जैसे हम लोग गैप क्रिएट कर रहे थे, अभी ये पेन को हम मान लेते हैं ये दूसरा रे है। ठीक है, ये पेन क्या है? एक दूसरा रे है, या इसके लिए हम एक दूसरा पेन ही ले लेते हैं। ये पेन क्या है? ये पेन एक दूसरा रे है। ठीक है, ओ ए एक रे ले लिए और ये वाला जो पेन है, ये पेन एक दूसरा रे है। इस रे को अभी हम पहले वाले रे ओ ए पर रखे हुए हैं, और तो इन दोनों के बीच में, इस पेन और ओ ए के बीच में कोई भी गैप नहीं है। अब क्या किए, इस पेन को हम धीरे से ऊपर की तरफ उठाना शुरू किए, तो क्या हुआ कि इन दोनों के बीच में गैप आना शुरू हो गया। ओ ए और इस पेन के बीच में ये गैप आना शुरू हो गया। इस पेन को हम धीरे से ऊपर की तरफ उठाते चले जा रहे हैं, तो ये जो गैप बनता जा रहा है ना, इसी गैप को हम लोग कहते हैं एंगल, अभी पढ़ चुके। और ये पेन को कब तक उठाना है? जब तक कि यहां तक ये नहीं पहुंच जाए। ठीक है, तो ये जो एंगल बन रहा है ना, इसको हम लोग कहते हैं एक्यूट एंगल। इसको क्या कहते हैं? हम लोग कहते हैं एक्यूट एंगल। इसको हम लोग एक्यूट एंगल कहेंगे। कब तक कहेंगे एक्यूट एंगल? ये तो उठता चला जाएगा। ये पेन क्या है? ये पेन या ये रे ऊपर की तरफ यहां से भी उठता चला जाएगा, तो जीरो ओ से ओ ए से उठते उठते ये यहां तक पहुंचा, और ये बढ़ता चला जा रहा है, बढ़ता चला जा रहा है, बढ़ता चला जा रहा है। जैसे ही ये पूरी तरह से स्ट्रेट ऊपर की तरफ वर्टिकल होता है, ठीक है, मतलब कि ये और ये इन दोनों के बीच में जैसे ही 90 डिग्री को ये हिट करता है, ये एंगल बनते जा रहा है, ये बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। जैसे ही ये बढ़ के यहां तक पहुंचा, यहां तक, तो ये जैसे ही 90 डिग्री को हिट किया ये, ठीक है, ये 90 डिग्री, तो इसको अब हम लोग कहेंगे राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, यहां से ऊपर उठना शुरू हुआ, गैप क्रिएट होना शुरू हुआ, तो 90 डिग्री से पहले जितना भी एकदम पहले तक, 90 डिग्री से जस्ट पहले, मतलब 89.999 भी रहेगा ना, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? एक्यूट एंगल ही कहेंगे। ठीक है, तो एक्यूट एंगल को हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि किसी भी दो रे के बीच में जब एंगल बनता है और वो एंगल 90 डिग्री से छोटा और 0 डिग्री से बड़ा हो, 90 डिग्री से छोटा और 0 डिग्री से बड़ा हो, तो वैसे एंगल को हम लोग क्या कहेंगे? एक्यूट एंगल कहेंगे। ठीक है, यहां पे रे था, ये उठता 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 उठ, तब तक इसको उठाना है जब तक ये 90 डिग्री को हिट नहीं कर जाए। तो 90 डिग्री हिट करने से जस्ट पहले तक के एंगल को हम लोग क्या कहेंगे? एक्यूट एंगल कहेंगे। ठीक है, एक्यूट एंगल क्लियर हो गया। अब आते हैं हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल पे। तो राइट एंगल ट्रायंगल क्या होगा? एक रे इस तरह से ले लिए ओ ए, ठीक है, और ओ ए को ऊपर की तरफ उठाते 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 हम लोग कब तक उठाते हैं? 90 डिग्री को हिट करने तक उठाते हैं। मतलब कि इसको इस तरह से उठाते 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 एकदम स्ट्रेट वर्टिकल जब कर देंगे, तो ये इस तरह से आ जाएगा और ये 90 डिग्री पर आकर के खत्म हो गया या फिर रुक गया। तो ओ बी, इसको हम एक नाम दे दिए। ओ ए और ओ बी दो रे के बीच में जब ये 90 डिग्री का एंगल बनेगा, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? राइट एंगल। इसको हम लोग क्या कहेंगे? राइट एंगल। तो राइट एंगल क्या हो गया? जब दो रे के बीच का गैप 90 डिग्री तक पहुंच जाए या 90 डिग्री पे जाकर रुक जाए, तो वैसे गैप को हम लोग क्या कहेंगे? राइट एंगल कहेंगे। उसके बाद क्या किए? अब इस पेन को
ओ ए से उठा करके हम ओ बी तक लेके गए, अब इसको फिर आगे बढ़ाना शुरू किए। तो जैसे ही 90 से थोड़ा सा आगे बढ़ेगा, 90 से थोड़ा सा भी आगे बढ़ जाएगा, मतलब ये यहां से यहां भी चला गया ना, तो अब ये एक्यूट से पहले 90 डिग्री तक गया तो राइट एंगल बना। अब 90 डिग्री से जैसे ही थोड़ा सा आगे बढ़ेगा तो उसी का नाम हो जाता है ऑब्ट्यूज एंगल। इसको क्या कहते हैं हम लोग? ऑब्ट्यूज एंगल। और कब तक रहेगा वो ऑब्ट्यूज एंगल? ये ऑब्ट्यूज एंगल कब तक रहेगा? जब ये आगे की तरफ इस तरह से बढ़ते 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 जब तक ये स्ट्रेट लाइन नहीं बन जाता है। स्ट्रेट लाइन बनने से जस्ट पहले तक वो क्या रहेगा? वो ऑब्ट्यूज एंगल ही रहेगा। मतलब 0 से लेके 180 डिग्री के बीच में क्या होता है? 3 एंगल बनता है। सबसे पहले बनेगा क्या? 0 से 90 के बीच में बनेगा एक्यूट एंगल, 90 पर जाकर के बन जाएगा राइट एंगल, और 90 और 180 के बीच में जो एंगल बनेगा ना, उसको हम लोग कहेंगे ऑब्ट्यूज एंगल। तो ऑब्ट्यूज एंगल के लिए इसको भी हटा देते हैं समझने के लिए, और इन तीनों लाइन को भी हटा देते हैं। ठीक है, अब ये जो एंगल बना हम लोगों का, ये एंगल, इसको हम बी यहां पे कर देते हैं। ओ ए को उठा करके ओ बी तक लेके गए, ये क्या हुआ? और 90 डिग्री को डॉटेड लाइन से हम दिखा देते हैं। ठीक है, तो 0 ओ ए जो है 0 डिग्री से उठ करके 90 डिग्री तक गया, तो 90 डिग्री हिट करने से जस्ट पहले तक ये एक्यूट एंगल था। जैसे ही 90 डिग्री को हिट किया वो राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, और 90 डिग्री से जैसे ही 0.1 डिग्री भी अगर आगे बढ़ जाएगा तो ये हो जाएगा ऑब्ट्यूज एंगल। और ये कब तक रहेगा ऑब्ट्यूज एंगल? जब तक ये 180 डिग्री को टच ना कर दे। तो 180 डिग्री टच करने से जस्ट पहले तक इसको हम लोग क्या कहेंगे? ऑब्ट्यूज एंगल। तो हम लोग एक चीज समझ गए क्या? 0 to 90। ठीक है, मतलब 0 से बड़ा हो इस तरह से नहीं लिखते, इस तरह से। अगर हम एंगल को थीटा से डिनोट कर रहे हैं, थीटा से, तो थीटा का वैल्यू 0 से बड़ा हो, ठीक है, 0 से बड़ा हो या उसके बराबर हो, और 90 से छोटा हो। 90 के बराबर नहीं कर रहे, 90 से छोटा हो, तो इसको हम लोग कहेंगे एक्यूट एंगल। इसको हम लोग कहेंगे एक्यूट एंगल। ठीक है, अगर थीटा का वैल्यू 90 डिग्री के बराबर हो जाएगा तो ये हो जाएगा राइट एंगल, और अगर थीटा का वैल्यू 90 डिग्री से बड़ा हो और 180 डिग्री से छोटा हो तो इसको हम लोग कहेंगे ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल समझ में आ गया? तो एक्यूट एंगल, राइट एंगल और ऑब्ट्यूज एंगल, तीनों को हम लोग अच्छे से समझ गए हैं। फिर से एक बार और बता देते हैं। कोई भी रे है, इसको जब ऊपर की तरफ उठाते जा रहे हैं तो 90 डिग्री हिट करने से पहले तक जो एंगल बनेगा, 90 डिग्री हिट करने से पहले तक जो एंगल बनेगा, इसको हम लोग कहेंगे एक्यूट एंगल। जैसे ही ये 90 डिग्री को टच करेगा ये बन जाएगा राइट एंगल, और जैसे ही ये 90 डिग्री से पार होगा और 180 डिग्री से पहले तक रहेगा तो इसको हम लोग कहेंगे ऑब्ट्यूज एंगल। ठीक है, उसके बाद आते हैं ऑब्ट्यूज एंगल से आगे क्या आता है? स्ट्रेट एंगल। तो अब स्ट्रेट एंगल को थोड़ा समझ लेते हैं। स्ट्रेट एंगल किसको कहेंगे? स्ट्रेट एंगल हो गया कि ओ ए एक रे था, इसको यहां से उठाते 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 यहां तक लाए और यहां पे आकर के ये रुक गया, तो ये टोटल जो एंगल बनता है ये बनता है 180 डिग्री। तो जब थीटा का वैल्यू 180 डिग्री के बराबर हो तो इसको हम लोग कहते हैं स्ट्रेट एंगल। इसको हम लोग क्या कहेंगे? स्ट्रेट एंगल। तो स्ट्रेट एंगल समझ में आ गया। जब ये रे घूमते घूमते इस तरह से पहुंच जाए कि ये दोनों स्ट्रेट लाइन के रूप में आ जाए, ठीक है, यहां पे एंड पॉइंट था इस रे का, इसको उठाए इस तरह से घुमाते 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 ला करके यहां पे ले आए, तो इस तरह से घूम जाए कि ये एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म कर दे, तो इन दोनों के बीच में कितना एंगल बन जाता है? 180 डिग्री। तो इस 180 डिग्री को हम लोग क्या कहते हैं? स्ट्रेट एंगल। समझ में आ गया? इसके बाद जो एंगल आता है उसको हम लोग कहते हैं रिफ्लेक्स एंगल। कौन सा एंगल कहते हैं? रिफ्लेक्स एंगल। तो वो क्या होता है? जैसे कि ये एक स्ट्रेट 0 चाहे ओ ए, एक हम रे ले लिए, इसको यहां से घुमाना शुरू किया, इस तरह से घूमते 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 पहले यहां पे आया होगा 180 डिग्री पर, और इसके बाद फिर इसको कंटिन्यू किया घुमाना। तो 180 डिग्री को जैसे ही पार किया ये, ठीक है, 180 डिग्री को ये जैसे ही पार करके यहां तक पहुंचा, तो अब ये रिफ्लेक्स एंगल के कैटेगरी में आ गया। मतलब रिफ्लेक्स एंगल कौन सा होगा? थीटा का वैल्यू जब 180 डिग्री से बड़ा हो और 360 डिग्री से छोटा हो तो इसको हम लोग कहेंगे रिफ्लेक्स एंगल। इसको हम लोग क्या कहेंगे? रिफ्लेक्स एंगल। समझ में आ गया? और तो ये कहां से कहां तक होगा? 180 डिग्री से बड़ा, मतलब यहां से लेकर के
यहां से लेकर के ये यहां से घूमते घूमते जब यहां तक पहुंचेगा तो इस बीच के एंगल को हम लोग क्या कहेंगे, रिफ्लेक्स एंगल कहेंगे। समझ में आ गया। और ये जैसे ही घूमते घूमते जाकर के फिर से OA पर मीट कर जाता है, यहां से घूमना शुरू किया, ऐसे घूमते घूमते जाके जैसे ही OA पर जाकर फिर से बैठ जाएगा तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, कंप्लीट एंगल। मतलब थीटा इक्वल टू जब 360 डिग्री हो जाएगा तो इसको हम लोग कहेंगे कंप्लीट, इसको कंप्लीट एंगल, इसको हम लोग क्या कहेंगे, कंप्लीट एंगल। तो हम लोग कौन कौन सा एंगल पढ़ लिए, एक्यूट एंगल, राइट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, स्ट्रेट एंगल, रिफ्लेक्स एंगल और कंप्लीट एंगल। ठीक है, कंप्लीट एंगल किसको कहेंगे, 360 डिग्री को, स्ट्रेट एंगल 180 डिग्री को, राइट एंगल 90 डिग्री को, एक्यूट एंगल 0 से 90 के बीच में। ठीक है, ऑब्ट्यूज एंगल 90 से 180 के बीच में और रिफ्लेक्स एंगल 180 से 360 के बीच में। समझ में आ गया, बहुत आसान है। तो इसको अगर हम लोग एक फिगर में देखना चाहें, एक ही फोटो में देखना चाहें तो इसको हम लोग एक इस तरह से कर सकते हैं। सबसे पहले एक रे बना लेंगे OA, ठीक है, उसके बाद एक रे ऐसे बना लेंगे, एक रे ऐसे बना लेंगे, एक रे ऐसे बना लेंगे, एक रे ऐसे बना लेंगे और बस इतना ही। ठीक है, यहां से यहां तक को हम मान लेते हैं θ1, इसको हम लोग मान लेते हैं डबल लाइन वाले को θ2, यहां से एक रे ऐसे भी बनेगा, यहां से इसको हम लोग मान लेते हैं θ3 और इसको यहां से यहां तक मान लेते हैं θ4, यहां से यहां तक मान लेते हैं θ5 और इसको पूरा एक कंप्लीट जो घूम जाएगा इसको मान लेते हैं θ6। तो θ1 हो गया एक्यूट एंगल, θ2 हो गया आपका राइट एंगल, θ3 हो गया ऑब्ट्यूज एंगल, θ4 हो गया आपका स्ट्रेट एंगल, θ5 हो गया क्या, रिफ्लेक्स एंगल और θ6 हो गया कंप्लीट एंगल। समझ में आ गया। मतलब कि एंगल में जितना भी वेराइटी है वो सारे वेराइटी को हम लोग पढ़ लिए। ठीक है, सारे वेराइटी को समझ गए। आपसे जब भी कोई पूछे, किसी एग्जाम में पूछे, तो आपको हिचकिचाना जरा सा भी नहीं है, बस आंख बंद करना है और इस चीज को एक बार रिमाइंड कर लेना है कि 0 से 90 के बीच में एक्यूट एंगल बनता है, 90 पर जाके राइट एंगल बनता है, 90 से 180 के बीच में ऑब्ट्यूज एंगल बनता है, 180 पे स्ट्रेट एंगल बनता है, 180 से 360 के बीच में रिफ्लेक्स एंगल बनता है और 360 पे कंप्लीट एंगल बनता है। इतना ही कुछ है हम लोगों को इसमें। इसको आप लोग चाहें तो अलग अलग फोटो के साथ अपने नोटबुक में लिख लीजिएगा, छोटा छोटा फिगर बना करके इस तरह से। ये हो गया एक्यूट एंगल, ये हो गया राइट एंगल, ये हो गया ऑब्ट्यूज एंगल, ये हो गया स्ट्रेट एंगल, ये हो गया आपका रिफ्लेक्स एंगल और ये फिर से क्या बन गया, इस तरह से ये बन गया आपका कंप्लीट एंगल, ये बन गया आपका रिफ्लेक्स एंगल, ये स्ट्रेट एंगल, ये ऑब्ट्यूज एंगल, ये राइट एंगल और ये बन गया एक्यूट एंगल। ठीक है, बस यही है, 6 फिगर बनाना है और उसके नीचे उसका नाम लिख देना। ठीक है, अब हम लोग आगे आते हैं कुछ दूसरे टर्म पे, जिसको कि हम लोग कहते हैं सप्लीमेंट्री एंगल और लीनियर पेयर ऑफ एंगल। ठीक है, बहुत मजेदार चीज है। अब जो हम लोग नेक्स्ट टर्म पढ़ने जा रहे हैं उस टर्म का नाम है एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट एंगल किसको कहेंगे, तो देखिएगा, ध्यान से देखिएगा इसको। ये एक पॉइंट है, यहां से एक रे ये निकला OA, ठीक है, यहीं से एक दूसरा रे निकला OB और यहीं से एक तीसरा रे निकला OC। ठीक है, तो ये एंगल और ये एंगल, ठीक है, दो एंगल बन रहा है। एक बन रहा है एंगल AOB और एक बन रहा है एंगल BOC। तो AOB और BOC ये दोनों जो एंगल होगा, ये दोनों एंगल, इन दोनों एंगल्स को हम कहेंगे एडजेसेंट एंगल। ठीक है, तो एडजेसेंट एंगल हम लोग किसको कहेंगे, एडजेसेंट एंगल हम लोग कहेंगे कि दो एंगल एडजेसेंट होगा। एडजेसेंट कोई एक एंगल नहीं होता है, ठीक है ना, एडजेसेंट क्या होता है, दो एंगल होता है। तो कोई भी दो एंगल एडजेसेंट एंगल तभी होगा जब उसका वर्टेक्स क्या होगा, एक ही होगा। ठीक है, वर्टेक्स क्या होगा, एक ही होगा, उसमें एक कॉमन आर्म होगा और दो अनकॉमन आर्म होगा। दोनों अनकॉमन आर्म कॉमन आर्म के दोनों तरफ होंगे। तो ये जो दोनों एंगल बनता है इसी को हम लोग क्या कहते हैं, एडजेसेंट एंगल कहते हैं। समझ में आ गया। एडजेसेंट एंगल को अच्छे से समझ लीजिए कि एडजेसेंट एंगल कौन सा एंगल होगा, कोई भी दो एंगल तभी एडजेसेंट होगा जब उन दोनों एंगल का वर्टेक्स सेम होगा। तो यहाँ पे वर्टेक्स हम लोग का ये O सेम है। उसके बाद उसमें एक कॉमन आर्म होगा, यहाँ पे कॉमन आर्म कौन सा है, OB, और कॉमन आर्म के दोनों तरफ एक एक रे और होगा, यहाँ कौन सा है, OA और OC।
तो ये जो दोनों एंगल बनता है, इन्हीं दोनों एंगल को हम लोग क्या कहते हैं? एडजेसेंट एंगल। समझ में आ गया? तो एडजेसेंट एंगल आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट पे, इसको कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है? कि जब दो एडजेसेंट एंगल का सम वो 90 डिग्री के बराबर हो जाए। ठीक है, जैसे कि ये एंगल और ये एंगल, ठीक है, इसको हम मान लेते हैं थीटा और इसको मान लेते हैं अल्फा। व्हेन थीटा प्लस अल्फा इक्वल टू 90 डिग्री, देन दीज टू एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। इसको हम लोग क्या कहेंगे? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, इसको हम लोग क्या कहेंगे? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। जब भी किसी दो एडजेसेंट एंगल्स का सम 90 डिग्री के बराबर हो जाएगा तो ये दोनों एंगल क्या होंगे? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहलाएंगे। समझ में आ गया? क्लियर है? तो एडजेसेंट एंगल क्या है और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या है? समझ में आ गया? नेक्स्ट टर्म आता है, वो है क्या? सप्लीमेंट्री एंगल। कौन सा? सप्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, सप्लीमेंट्री एंगल्स कौन कौन सा है? तो जब दो एडजेसेंट एंगल का सम, पिछले में क्या था? 90 डिग्री था, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। और अभी क्या हो जाएगा कि जब दो एडजेसेंट एंगल का सम, जैसे ये एंगल हो गया और ये एंगल हो गया, 180 डिग्री के बराबर हो, तो उसको हम लोग कहेंगे सप्लीमेंट्री एंगल। जैसे इसको अगर हम लोग थीटा मान ले और इसको अल्फा मान ले, तो अल्फा प्लस थीटा अगर 180 डिग्री के बराबर हो जाएगा तो अल्फा और थीटा क्या होगा? एक दूसरे का सप्लीमेंट्री एंगल्स होगा। समझ में आ गया? मतलब अल्फा प्लस थीटा जब 90 डिग्री के बराबर था तो वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल था, और जब वो अल्फा प्लस थीटा 180 डिग्री के बराबर हो जा रहा है तो ये सप्लीमेंट्री एंगल्स हो जाएगा। समझ में आ गया? मतलब अगर ये O है, ये A है और ये B है और ये C है, तो AOB प्लस BOC शुड बी इक्वल टू 180 डिग्री। मतलब किसी स्ट्रेट लाइन पे अगर हम कोई दूसरा रे खड़ा कर देते हैं तो ये दोनों जो एंगल बनेगा, इन्हीं दोनों एंगल को हम लोग क्या कहेंगे? सप्लीमेंट्री एंगल। तो सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होता है? जब दो एंगल्स का सम 180 डिग्री के बराबर हो जाए तो वो दोनों एंगल्स एक दूसरे के सप्लीमेंट्री एंगल्स कहलाएंगे। क्लियर है? या हम लोग इसको ऐसे भी कह सकते हैं, जब किसी स्ट्रेट लाइन पे कोई एक रे आकर के खड़ा हो जाता है तो दोनों जो एंगल बनते हैं, इन दोनों एंगल को हम क्या कहेंगे? सप्लीमेंट्री एंगल कहेंगे। क्यों? क्योंकि इन दोनों का सम हमेशा क्या होगा? 180 डिग्री होगा। क्यों? क्योंकि स्ट्रेट लाइन पे 180 डिग्री ही एंगल बनता है। समझ में आ गया? सप्लीमेंट्री एंगल क्लियर हो गया, एडजेसेंट एंगल क्लियर हो गया, रिफ्लेक्स एंगल क्लियर हो गया। जितना भी एंगल था, जो भी टर्म आता था एंगल के लिए, वो सारे टर्म हम लोग पढ़ लिए। अब आते हैं हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं इस पे। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो टॉपिक है इंटरसेक्टिंग लाइंस एंड नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस। इंटरसेक्टिंग लाइंस का मतलब क्या होता है? मतलब कि दो लाइन जब एक दूसरे को क्रॉस करे या कहीं इंटरसेक्ट करे, कहीं पे काटे एक दूसरे को, तो ये जो पॉइंट होता है इसको कहते हैं इंटरसेक्शन पॉइंट, चाहे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कहते हैं। ठीक है? और ये दोनों लाइन एक दूसरे को जिस जगह पे मिलता है, जाकर के जिस जगह पे एक दूसरे से मिल जाता है, जैसे हम क्या किए कि इसको थोड़ा दूसरे तरीका से समझते हैं। एक स्ट्रेट लाइन यहां बना लिए और एक स्ट्रेट लाइन यहां बना लिए। ठीक है? इसको भी हम स्ट्रेट लाइन बनाए, जब लाइन बोल रहे थे इसके दोनों तरफ क्या होगा? एरो होगा। इसको हम इस तरफ से बढ़ाना शुरू किए। ठीक है? ये बढ़ते 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 यहां तक गया, और इस लाइन को भी हम लोग इधर से बढ़ाना शुरू किए। ये बढ़ते 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 इस तरफ से गया, और यहां पे जाकर के दोनों मिल गया एक दूसरे से। तो जिस जगह पे दो लाइन जाकर के मिलता है उस जगह को हम लोग क्या कहते हैं? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ठीक है? और ये दोनों लाइन क्या होगा? इंटरसेक्टिंग लाइंस होगा। ठीक है? अब दो लाइन मिल भी सकता है और नहीं भी मिल सकता है। कब नहीं मिलेगा? ये लाइन और ये लाइन जब दोनों के बीच का डिस्टेंस हर जगह बराबर हो। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस हर जगह बराबर हो, मतलब ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस जब हर जगह बराबर हो तो ये से लाइन कभी भी आपस में मिलते नहीं है। ये डिस्टेंस मेंटेन करते हुए आगे की तरफ बढ़ता चला जाएगा, और ऐसे लाइन को हम लोग कहते हैं पैरेलल लाइंस। ठीक है? तो ऐसे लाइन को क्या कहेंगे? पैरेलल लाइंस। तो जो भी पैरेलल लाइन होता है वो नॉन इंटरसेक्टिंग होता है, और जो भी इंटरसेक्टिंग लाइन होगा वो कभी पैरेलल नहीं हो सकता है। समझ में आ गया? पैरेलल लाइंस का मतलब भी समझ में आ गया और इंटरसेक्टिंग लाइंस का भी मतलब समझ में आ गया। इंटरसेक्टिंग लाइंस किसको कहेंगे? वैसे दो लाइन जो कहीं ना कहीं जाकर के, बढ़ाने पर कहीं ना कहीं जाकर के एक दूसरे से मिल जाए या एक दूसरे को क्रॉस करे, तो वैसे लाइन को हम लोग कहेंगे इंटरसेक्टिंग लाइंस।
और जिन दो लाइन के बीच का डिफरेंस या डिस्टेंस हमेशा इक्वल रहे, हमेशा कितना भी दूर लेकर के जाए वो हमेशा इक्वल डिस्टेंस मेंटेन करके आगे बढ़े, तो वैसे लाइन को हम लोग कहेंगे नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस या पैरेलल लाइंस। समझ में आ गया? उसके बाद आता है लीनियर पेयर ऑफ एंगल। लीनियर पेयर ऑफ एंगल और सप्लीमेंट्री एंगल दोनों एक ही चीज है। सप्लीमेंट्री एंगल अभी हम बताएं कि किसी भी स्ट्रेट लाइन पे अगर हम लोग तीसरा रे खड़ा कर देते हैं तो इन दोनों एंगल का सम कितना होगा? 180 डिग्री होगा। तो ये दोनों एंगल क्या होंगे? एक दूसरे के सप्लीमेंट्री होंगे। और इन्हीं दोनों एंगल के पेयर को, ठीक है, ये अगर अल्फा है ये थीटा है, तो थीटा एंड अल्फा ये क्या है? ये लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स है। समझ में आ गया? इस सब में ज्यादा समय हम लोगों को बर्बाद करना नहीं है, बहुत छोटा छोटा चीज है, सिर्फ दिमाग में रखते जाइएगा कि लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स और सप्लीमेंट्री एंगल्स ऑलमोस्ट सेम है, दोनों का डेफिनेशन करीब करीब सेम है। लीनियर पेयर्स ऑफ एंगल्स क्या है? किसी भी स्ट्रेट लाइन पे जब एक दूसरा लाइन आता है तो इन दोनों या दोनों लाइन जो क्रॉस करता है, जैसे कि मान लीजिए कि एक लाइन ये है एक लाइन ये है, तो इस स्ट्रेट लाइन का लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स ये हो जाएगा और इस स्ट्रेट लाइन का लीनियर पेयर ऑफ एंगल ये हो जाएगा। समझ में आ गया? तो लीनियर पेयर ऑफ एंगल क्या है? किसी भी स्ट्रेट लाइन को जब दूसरा स्ट्रेट लाइन आकर के इंटरसेक्ट करता है तो इन दोनों एंगल के पेयर को हम लोग क्या कहते हैं, या इन दोनों एंगल के पेयर को हम लोग क्या कहेंगे? लीनियर पेयर ऑफ एंगल। समझ में आ गया? उसके बाद एक वर्ड आता है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स भी बहुत आसान है। दो लाइन जब एक दूसरे को इंटरसेक्ट करें, ठीक है, दो लाइन जब एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, इन दोनों एंगल को हम क्या कहते हैं? वर्टिकली अपोजिट एंगल। या फिर ये एंगल और ये एंगल, ये भी होगा वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, ये एंगल और ये एंगल क्या होगा? वर्टिकली अपोजिट एंगल। ये एंगल और ये एंगल क्या होगा? ये भी वर्टिकली अपोजिट एंगल होगा। समझ में आ गया? इसका मतलब कि जब कभी दो लाइन एक दूसरे को क्रॉस करता है, ठीक है, तो उसमें वर्टिकली अपोजिट एंगल का दो पेयर बनता है। एक पेयर ये बनेगा और दूसरा पेयर ये बनेगा। हो सकता है कि वो दोनों 90 डिग्री पे क्रॉस करें, इस तरह से 90 डिग्री पे क्रॉस करें। जब 90 डिग्री पे क्रॉस करेगा तो क्या होगा? इस एंगल का इस एंगल का एक पेयर बना और इस एंगल का इस एंगल का एक पेयर बना। तो मतलब कि दोनों पेयर का वैल्यू या वर्टिकली अपोजिट एंगल का वैल्यू क्या होगा? सेम होगा। इसमें बड़ा छोटा हो सकता है। अगर ये 90 डिग्री के अलावा किसी भी एंगल पे मिलेगा, एक स्ट्रेट लाइन है और एक थोड़ा सा भी टेढ़ा अगर हम कर देते हैं तो ये एंगल छोटा होगा, एक एक्यूट बनेगा और एक ऑब्ट्यूज बनेगा। दिमाग में इस चीज को रख लीजिएगा कि जब भी दो स्ट्रेट लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करता है तो इसमें दो पेयर बनता है वर्टिकली अपोजिट एंगल का। ठीक है, एक ये और एक ये। ठीक है, अगर ये 90 डिग्री पे क्रॉस कर रहा है, जैसे हम लोग कार्टेशियन प्लेन में पढ़ चुके हैं, ठीक है, 90 डिग्री पे अगर ये क्रॉस कर रहा है तो चारों एंगल का वैल्यू क्या होगा? सेम होगा। और अगर ये 90 डिग्री पे क्रॉस नहीं कर रहा है, 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, तो इसमें एक पेयर जो होगा वो एक्यूट एंगल होगा और दूसरा पेयर जो होगा वो ऑब्ट्यूज एंगल होगा। क्लियर है? तो वर्टिकली अपोजिट एंगल के बारे में इतना जान गए। उसके अलावे एक चीज और होता है कि वर्टिकली अपोजिट एंगल हमेशा सेम होता है। जैसे कि ये एंगल और ये एंगल सेम होगा, ये एंगल और ये एंगल सेम होगा। ये एक थ्योरम है जो आगे हम लोगों को प्रूफ करना है, इसलिए अभी उस पर ज्यादा चर्चा नहीं कर रहे हैं। सिर्फ बता दे रहे हैं कि वर्टिकली अपोजिट एंगल का एक प्रॉपर्टीज है कि दोनों एंगल हमेशा इक्वल होता है। समझ में आ गया? सप्लीमेंट्री एंगल का प्रॉपर्टी क्या है? कि दोनों एंगल का सम 180 के बराबर होता है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का प्रॉपर्टी क्या है? कि दोनों एंगल का सम 90 डिग्री के बराबर होता है। उसी तरह वर्टिकली अपोजिट एंगल का प्रॉपर्टी क्या है? कि दोनों एंगल एक दूसरे के बराबर होता है। समझ में आ गया? तो ये एक थ्योरम है जो आगे हम लोग अभी प्रूफ करेंगे या नेक्स्ट वीडियो में प्रूफ करेंगे, लेकिन इसको हम लोग करेंगे। ठीक है, तो जितना भी टर्म था वो सारा टर्म हम लोग पढ़ चुके हैं आज के वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक्सियोम्स और थ्योरम पढ़ेंगे और उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में बहुत जल्द, आज कल परसों एक दो दिन के अंदर ही। जितना जल्दी हो सकेगा हम नया वीडियो लेके आएंगे, इसलिए आप लोग अपना पढ़ाई में गैप मत आने दीजिए, कंटिन्यू रखिए इसको। ठीक है, इसको अच्छे से पढ़िए, ध्यान दीजिए और जितना भी टर्म बताएं उस सारा टर्म को एकदम दिमाग में सेट कर लीजिए ताकि अगला क्लास में जो कुछ भी बताए ना उसको समझने में प्रॉब्लम नहीं आए। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।